हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th की। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे इकाई 3rd। इसमें हम पढ़ेंगे भू आकृतियां के बारे में। तो इस इकाई के विवरण में हम क्या-क्या देखेंगे? तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं, अपक्षय, बृहत्क्षरण, अपरदन, निक्षेपण, मृदा निर्माण, भू आकृतियां तथा उनका विकास। तो आज हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह हमारा अध्याय 5 है। अध्याय 5 भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी परपटी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भू परपटी प्लेट्स का संचालन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है, भूकंप ज्वालामुखी के प्रकार एवं भू परपटी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके बारे में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि धरातल असमतल क्यों है? यह क्वेश्चन मार्क हमारे मन में उठता है कि धरातल हमारा असमतल क्यों है। सर्वप्रथम भूपर्पटी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति के अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित होती थी। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों का पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य स्तर में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेषित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित तौर पर निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी के मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों का अनावरण प्रभावित होता है। अतः यह सर्वदा परिवर्तनशील है। आगे देखते हैं। सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक, जो बाह्य बल होते हैं उनको बहिर्जनिक, एक्सोजेनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनिक, एंडोजेनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई आकृतियों का विघर्षण यानी वेयरिंग डाउन तथा बेसिन निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव, अधिवृद्धि या तलोचन, धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन ग्रेडेशन कहते हैं। अंतर्जनिक शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रिया उच्चावच में भिन्नता को सम या बराबर करने में असफल रहती हैं। एतयो भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनिक बल मूल रूप से भूआकृति निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं। भूतल संवेदनशील है तथा मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग चलता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि या सैकड़ों हजारों वर्षों में आकर प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं
कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता विभव में तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है अभी भी दे रही हैं तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने तथा भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। अब देखते हैं भूआकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। आप भूआकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनिक एवं बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण, डिस्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीता, वोल्केनिज्म अंतर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है। अपक्षय बृहद क्षरण, मास वास्टिंग अपरदन एवं निक्षेपण, डिपोजिशन बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इसका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भूआकृतिक कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भूआकृतिक प्रक्रियाएं तथा भूआकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एजेंट एक गतिशील माध्यम जैसे प्रभावित जल, हिमानी, हवा, लहरें एवं धाराएं इत्यादि हैं जो धरातल के पदार्थों को हटाता या ले जाता था निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाहयुक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू-आकृतिक कारक कहा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, क्या आप समझते हैं कि भू-आकृतिक कारकों एवं भू-आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है? अब देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक यानी डायरेक्शनल बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव स्ट्रेस डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल स्ट्रेस लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन, चाहे तो वो पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर। अब देखिए अंतर्जनिक प्रक्रियाएं, इंडोजेनिक प्रोसेसेस। अंतर्जनिक प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन, रोटेशनल एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से ऊर्जा पटल विरूपण, डिसास्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपर्पटी की ऊंचाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनिक बलों के कार्य समान नहीं होते हैं, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह असमतल होती है। इस तरीके से हमारा उत्तर मिल गया कि इस तरीके से भूपर्पटी की जो सतह होती है वह असमतल होती है। अब हम देखते हैं पटल विरूपण। सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित
उत्थापित तथा निर्मित करती हैं। पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इनमें से निम्नलिखित सम्मिलित है, जैसे तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं। तीसरा, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिक की भूमिका। प्लेट विवर्तनिक परावर्तनीय प्रक्रिया में भूपर्पटी के वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीपीय रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। अब हम आगे देखते हैं। परिवर्तनीय निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। परावर्तनीय महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी से भ्रंश एवं विभंग हो सकती है। इस सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण होता है। अब देखते हैं ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता वोल्केनिज्म। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय में आग्नेय शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीयता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। ज्वालामुखीयता एवं ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों एवं उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल स्ट्रेस कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल यानी विलगकारी बल होते हैं। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातलों के पदार्थ को तोड़ता है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एवं विसर्पण या फिसलन, स्लीपेज होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों यानी ग्रेन्स के बीच के बंधक को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थ को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड बॉडी में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायुवीय तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब आगे देखते हैं। सभी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत, स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटाना। अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चित्र 5.1
वन दर्शाता है, इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं एक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो अक्षांशीय मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो कि विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति वनस्पति का घनत्व किस प्रकार एवं वितरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं। बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं का अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा, इस प्रकार की गहनता गहनता वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार, फॉरेस्ट व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों को गहनता, शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलन, फ्रंथ, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तर तल घटक, खनिजों की कठोरता एवं कोमलता, उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती हैं। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायुवी दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैलें भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती हैं। अतएव वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। अधिकांश बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनम्य अ- अन- अनवगम्य अनवगम्य हो सकता है। दीर्घ अवधि में यह सतत श्रांति के कारण शैलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पटी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थ के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भूआकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके संक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनिक आकृतिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? वेदरिंग। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो धरातल पर या प्रायः सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन या अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चूंकि अपक्षय में पदार्थों का थोड़ा थोड़ा अथवा नगण्य संचालन होता है, यह स्वस्थानीय इन सिटू या तदस्थान ऑन साइट प्रक्रिया है। यहाँ पे देखिए एक मैप दिया गया है, यानी चित्र दिया गया है, डायग्राम। अनाच्छादित प्रक्रियाएं देखिए, यहाँ पे प्रक्रिया कौन सी है? एक अपक्षय, बृहद संचलन, अपरदन और प्रेरक या ऊर्जा बल के द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण या आणविक दाब तथा रासायनिक प्रक्रियाएं। गुरुत्वाकर्षण बल, गतिज ऊर्जा, इस तरीके से अनाच्छादित प्रक्रियाएं हैं।
यहाँ पे एक डायग्राम और दिया गया है। यहाँ पे जलवायु एवं अपक्षय मेंटल की गहराई के आधार पर दिया गया है। तो इस तरीके से आप उसमें देख लीजिएगा अपने बुक में। अब आगे देखते हैं। अपक्षय प्रक्रिया जटिल भौमिकी, जलवायु, स्थलाकृतिक एवं वानस्पतिक कारकों द्वारा प्रानुकूलित कंडीशन्ड होती हैं। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है, न कि अपक्षय प्रक्रियाएं। अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। अपक्षय प्रक्रियाओं में 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला रासायनिक, दूसरा भौतिकी एवं यांत्रिक, तीसरा जैविक। इनमें कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं। अब देखते हैं रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह है, जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण। सेलों के अपघटन विलयन विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म क्लास्टिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन, धरातली जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के जल तथा वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों एवं रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। अब भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। बल अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि, पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, शुष्कन एवं आद्रन चक्रों से नियंत्रित बल का दबाव। इनमें से कई बल धरातल पर विभिन्न धरातल पदार्थों के अंतर अनुप्रयुक्त होती है। इसका परिणाम शैलों का विभंग होना, फ्रैक्चर होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांशतः तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने से रिलीज होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं। लघु एवं मंद होती, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण शैलों के सतत श्रांति के फलस्वरूप ये शैलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं। जैविक कार्य एवं अपक्षय, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचालन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिकी परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुए, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जीवों द्वारा बिल खोदने एवं बेजिंग फान के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है। इससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेधन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातली पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधे एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिनसे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण एवं घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरन दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग यानी मैकेनिकली से तोड़कर अलग अलग कर देती है। यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग कर देती है। अपक्षय के विशेष प्रभाव क्या है? अपक्षय के विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, अपसल्कन। इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं के तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के
अंतर्गत की जा चुकी है। अपसल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। शैल या आधार शैल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी या गोल सतह का निर्माण होता है। अपसल्कन अभारितकरण या तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अवसल्कित गुंबद एवं टार्स क्रमशः अपभारितकरण एवं तापी संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अपक्षय का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अपक्षय प्रक्रियाएं शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने, न केवल उन्हें आवरण, प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपर्दन एवं बृहद संचलन, मास मूवमेंट के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुख वनस्पति की देन है। वन अपक्षयी प्रवार वेदरिंग की गहराई पर निर्भर करता है। यदि शैलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपक्षय बृहद क्षरण अपर्दन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है। एवं स्थलाकृतियां अपर्दन का परिणाम है। शैलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब शैलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक एवं भौतिक निच्छालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होता है। आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसी को समृद्धिकरण कहते हैं। अब देखिए बृहद संचलन, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें शैलों का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ साथ वायु, जल, हिम ले जाते हैं। बृहद मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि बृहद संचालन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु इसे बढ़ावा देता है। बृहद संचलन अपक्षयित ढालों पर अपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भूआकृतिक कारक, प्रवाहित जल, हिमानी वायु लहरें एवं धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आता। यद्यपि पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी सफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महंतर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ, छिछले संस्तर वाली शैलें, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, बड़े भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा, वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होते हैं। अब देखिए बृहद संचलन की संक्रियता के कई कारक होते हैं। वे इस प्रकार है, जैसे प्राकृतिक, कृत्रिम कृत्रिम साधनों के ऊपर पदार्थों के टिकने के आधार का हटना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि। तीसरा है पदार्थों के प्राकृतिक एवं कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, अत्यधिक वर्षा, सं संतृप्ति एवं ढाल पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ का भार हटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों एवं
जलाशयों, नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे जल का मंद गति से बहना। प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह एवं स्खलन। अब देखें लैंडस्लाइड क्या होता है। भूस्खलन। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र तीव्र एवं अगम्य संचलन है। इसमें इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंलग्न बृहद का आकार एवं आकृति, शैलों में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन रोटेशन के साथ शैल मलबा की एक या अधिक इकाइयों के फिसलन को हम अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन को बिना मलबा का तीव्र लौटना या स्खलन मलबा का लौटना या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा प्राय स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ा या भ्रंश के नीचे पृथक शैल बृहद स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है, जैसा कि चित्र 5.3 में दिखाया गया है। ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है। तीव्र गति, तीव्र नति संस्तरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन का एक समतली पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। शैल पतन शैलों के फलक के उथले संस्तर से होता है, जो इसे शैल स्खलन, जिसमें पदार्थ पर्याप्त गहराई पर प्रभावित होता है, से अलग करता है। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक में क्या दिया गया है। बृहद क्षरण एवं बृहद संचलन में से आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक प्रयुक्त है एवं क्यों है? क्यों मृदा सर्पण को तीव्र प्रवाह संचालन अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। कोष्टक में दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं अपर्दन एवं निक्षेपण। यह चैप्टर जो है बहुत लेंदी है, आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। बहुत ही लेंदी है, इसमें छोटी छोटी चीजें दी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अपर्दन एवं निक्षेपण। अब हम देखते हैं अपर्दन एवं निक्षेपण। इरोजन एंड डिपोजिशन। अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति एवं उसके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं तो अपर्दन के भूआकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी युक्त लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से दूसरे स्थानों को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों को गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भूआकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाली चट्टानी मलबों द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देता है। अपर्दन द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघटित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपर्दन अपक्षय में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के कारण अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय, बृहद क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। बृहद संचलन एवं अपर्दन में अंतर है। बृहद संचलन में शैल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर आते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र संख्या 5.1 में स्पष्ट है कि अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनुच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपर्दन एवं परिवहन वायु प्रभावशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम 3 कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं।
अपर्दन के दो अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। लहरें थल एवं जल मंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं के द्वारा निर्धारित होती है। यदि शैलेय पारेगम में घुलनशील एवं जल प्राप्य है तो केवल काष्ठ आकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपर्दन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता, पहले स्थूल या बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग डिप्रेशन भर जाते हैं। वहीं अपर्दन के कारक जैसे प्रवाह युक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि का तलोचन अथवा निक्षेपण के कारण के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय में भू आकृतियां तथा उनका उद्भव के बारे में विस्तृत से दिया गया है। मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण कैसे होता है? सॉइल फॉर्मेशन। आप पौधों को मृदा में डालते हुए देखें। आप मैदान में खेलते समय मृदा के संपर्क में आते हैं। आप मृदा को छूते उसका अनुभव करते हैं। आपके कपड़ों पर मिट्टी लग जाती है तो उसका कैसा अनुभव होता है, क्या आप बता सकते हैं? इस तरीके से यह मृदा कैसे बनती है, कहाँ से आती है, इसके बारे में हम देखेंगे। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है। यह वृद्धि का माध्यम ही है। एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है जिसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती है। वैकल्पिक रूप से ठंडी एवं गर्म या शुष्क आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं तो घासें सूख जाती हैं, जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, प्रोसेस क्या है सॉइल फॉर्मेशन का? मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। यह अपक्षयी प्रवार यानी अपक्षयी पदार्थ की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयित प्रवार या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई या लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवार एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फर्न्स की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर ले लाते हैं, जिससे पदार्थों का पुंज अंबार छिद्रमय स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण के कारक, सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये कारक है मूल पदार्थ जैसे शैलेय, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं एवं समय। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे के सहारे कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। क्लाइमेट, जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायुवी तत्वों में प्रमुख है प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि एवं आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता, मूल पदार्थ या शैलेय। मृदा निर्माण में मूल शैल का निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल शैलेय कोई भी स्वस्थानी इन सिटू या उसी स्थान पर अपक्षयित शैलेय मलबा या अपशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप परिवहनकृत मृदा हो सकती है। मृदा निर्माण गठन मलबा के आकार, संरचना यानी एकल पृथक कणों या मलबा के कणों का विन्यास तथा शैलेय निक्षेप खनिज रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षयण की प्रकृति एवं उसकी दर एवं आवरण की गहराई, मोटाई,
प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार शैल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है। असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन यानी यंग तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती है तो मृदाओं एवं मूल शैलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्र लाइमस्टोन एरियाज में भी जहां अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती हैं, मिट्टियां मूल शैल से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। असलाकृति या उच्चावच मूल शैल की भांति असलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। असलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन अथवा अनावृत होने से सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा असलाकृति धरातली एवं उपसतही अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली यानी थीन तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों जहां अपर्दन मंद तथा जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट या समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी जिसे क्ले कहते हैं कि मोटे स्तर पर विकास हो सकता है। जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी या मृदा का रंग गहरा काला हो सकता है। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैविक क्रियाएं वनस्पतिक आवरण एवं जीव की मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अभियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र एवं उष्ण भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो सकती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उन्हें रासायनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है। मेजबान होस्ट पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गहन एवं रसायन परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए टाइम क्या है, कालावधि क्या है। मृदा निर्माण एक कालावधि तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाला काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसके पार्श्विका प्रोफाइल का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रिया लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती है। थोड़े समय पहले रिसेंटली निक्षेपित जलोढ़ मृदा या हिमानी टील से विकसित मृदाएं तरुण युवा मानी जाती है। उनमें संस्तर का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।